बी टीम, कौन सी टीम, ये तो पता नहीं, लेकिन राजनीति की इस रार में तो अब पूरा विपक्ष बीजेपी की बी टीम लगने लगा है। और किस पार्टी का नाम लिया जाए और किसे छोड़ दिया जाए? हार दर हार विपक्ष की अपनी ही टीम टूटकर बिखर चुकी है। नेता नगरी वाले कहते हैं कि सियासत में कोई ना परमानेंट दोस्त है और ना दुश्मन, पर पावर सेंटर में बने रहने के लिए विचारों की धाराएं ऐसी बदल जाएंगी, शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही। आप पिछले विधानसभा चुनाव का अगर हाल देखें, एक बार फिर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो असम में कांग्रेस की ओर से जीत के लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन हुआ क्या? केंद्र और राज्य के नेतृत्व के बीच दूरियां साफ दिखी और यहां तक कि राहुल गांधी के लिए तो मानो असम के चुनाव में नो एंट्री का बोर्ड लग गया। कांग्रेस ने यहां 6 क्षेत्रीय दलों के साथ एक गठबंधन भी किया, लेकिन उस गठबंधन से बरुद्दीन अजमल नदारद थे और जो नतीजे आए थे वो इस बिखराव के नुकसान की कहानी का सच खुद ब खुद बयां कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। जो ममता बनर्जी अब सोनिया गांधी के साथ मंच पर नजर आने लगी हैं, कान में दोनों एक दूसरे की कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव में पहले राहुल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने राहुल गांधी के लिए काफी कुछ कहा, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। और राहुल भी पानी पी पी कर ममता सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़े कर रहे थे। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष ने इस चुनावी हार से कोई सबक लिया है, तो शायद आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं और वहां पर जो हलचल है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपको समझ आ जाएगा कि अभी भी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं सीखा पुरानी गलतियों से। हर बार जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ जाती है और वो बीजेपी को फायदा दे देती है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम बिखरते विपक्ष की इसी मुश्किल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्या इस दौर की राजनीति में पूरा विपक्षी बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गया। देखिए, वैसे तो विपक्ष के सामने इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, भीड़ है, जिनको अगर वो भुना ले, क्योंकि चुनाव में तो या फिर नैरेटिव ही काम आता है ना, तो अभी बहुत कुछ है उनके पास जिनको भुना कर चुनावी जो दाव है वो खेला जा सकता है, दाव पलटा भी जा सकता है। लेकिन इस खेल में उतरने के लिए जो एकजुटता, क्लैरिटी ऑफ माइंड और मेहनत की जरूरत है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एक तरफ विपक्षी दलों के जो सांसद और नेता एक एक करके बीजेपी के पाले में खींचे चले जा रहे हैं। अब दो बातें हैं, आयाराम गयाराम कोई आज की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि या तो आप उनसे बातचीत करके उनको रोक नहीं पा रहे, और ये तो सवाल राहुल गांधी पे लंबे समय से खड़ा हो रहा है, या फिर आप उनको वो सुनहरा भविष्य नहीं दिखा पा रहे पार्टी में कि पार्टी आगे रहेगी बेहतर तरीके से, इसलिए वो जहां पर भविष्य दिखता है वहां चले जाते हैं। आइडियोलॉजी की तो बात ही खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल पब्लिक के बीच उतरकर उन मुद्दों को वोट में बदलने में नाकाम नजर आ रही है और यहीं से टीम वर्क पर सवाल उठता है। और इस लिस्ट में सबसे पहले चर्चा कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के लिए असल एग्जाम की शुरुआत तो अभी होनी बाकी है, क्योंकि राजनीति में चुनाव सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं जीतता है। कई बार विपक्ष अपनी गलतियों से चुनाव हारता भी है, और जब विपक्ष अपनी जो ऊर्जा है वो सरकार को घेरने के बजाय आपसी खींचतान में खर्च कर दे, तो उसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है, जो कि लंबे समय से होता आ रहा है। और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष के सामने कुछ ऐसे ही मुद्दों का पहाड़ खड़ा था, जहां सरकार को घेरने के साथ अपने घर को संभालने की चुनौती थी। अब भी है। अब देखिए, पंजाब में बिखरती पार्टी को एकजुट रखना इस वक्त आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछली बार भी, आपको याद है कि सिद्धू को जैसे ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो क्या कुछ हुआ। यही सब कुछ दोहराया जा रहा है 5 साल बाद भी, और बुरी तरह सरकार हार गई थी
और आम आदमी पार्टी का प्रवेश हो गया था पंजाब। तब भी सिद्धू थे, आज चन्नी है। उस समय चन्नी अलग दिशा में थे। तो 5 साल में पंजाब को लेकर कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बदला। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के नजरिए से कांग्रेस किस रास्ते पर चलेगी कोई नहीं जानता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पंजाब तो कांग्रेस बेहतर तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी। आम आदमी पार्टी का जो फेलियर है वहां पर डिलीवरी का, गवर्नेंस का, तो बहुत पहले पंजाब की तैयारी करनी चाहिए थी। पंजाब कांग्रेस के लिए केरल का काम कर सकता था, पर नहीं, ना कभी एक साथ बैठकर राहुल गांधी ने बात की हो। क्योंकि वाकई में अगर एक छत के नीचे सोनिया गांधी कुछ कह दें तो कोई कांग्रेसी मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भूपेश बघेल के जरिए कहलवाएंगे तो शायद कांग्रेसी ना माने। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सपा ने ये टिकट नहीं, वो टिकट नहीं, आप इतनी ही टिकट लड़ेंगे, आप इतना नहीं लड़ेंगे, तब भी वैसा ही हुआ। और इस बार भी यही नजर आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी है यही नहीं पता। हाँ, बस प्रभारी बदल दिए गए हैं, जनरल सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं, लेकिन आपकी इंडी गठबंधन स्ट्रैटेजी क्या है, सपा के साथ स्ट्रैटेजी क्या है। और उत्तराखंड में भी भले ही कांग्रेस के पास सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने का मौका हो, लेकिन मजबूत प्रदेश नेतृत्व की कमी है और नेताओं के बीच मतभेद कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब भी वही राज्य है जहां उसको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जैसे कि पंजाब, गोवा फॉर दैट मैटर। क्योंकि जैसे पंजाब की बात है तो पंजाब में पार्टी की मुश्किलों की शुरुआत अभी से हो गई, जहां पार्टी चुनाव में उतरने से पहले ही जमीन पर बिखरती हुई नजर आ रही है। और इसका फायदा सीधा बीजेपी के पाले में जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो वहां की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वो बीजेपी जो बहुत दूर थी पंजाब में। कांग्रेस में इस बार झगड़ा भी उन दो नेताओं के बीच हो रहा है जिन्हें एक ही मेंटर ने आगे बढ़ाया। एक तरफ पीसीसी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, जिन्होंने सिद्धू के इस्तीफे के बाद गांधी परिवार ने उनको जिम्मेदारी दी थी, और सामने चरणजीत सिंह चन्नी, जो प्रियंका और राहुल गांधी के लिए मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। हालांकि जैसे ही चुनाव हार गए थे पंजाब में कांग्रेस, तो चन्नी साहब बहुत लंबे समय के लिए कनाडा चले गए थे, सब कुछ छोड़कर। कई बार होता है ना, आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या हुआ, कार्यकर्ताओं का और संगठन का मनोबल बढ़ाने के लिए आप जमीन पर रहते हैं, लेकिन चन्नी साहब नहीं, बहुत बाद में वो वापस लौट के आए।